नमस्कार। भारत की राजनीति में एक पद ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है और वो है राज्यपाल का पद। ये एक ऐसी भूमिका है जिस पर अक्सर विवाद और बहस होती रहती है। तो चलिए आज इस शक्तिशाली पद के पीछे की कहानी को समझते हैं। इसकी शक्तियां क्या हैं, इस पर कौन बैठ सकता है और आखिर क्यों यह भूमिका इतनी अनूठी और इतनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, किसी भी स्टेट का असली बॉस कौन होता है? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं या कोई और? जितना ये सवाल सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। हमारे संविधान के हिसाब से किसी भी राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होती। ये एक टीम का काम है जिसमें चीफ मिनिस्टर, उनकी पूरी मंत्री परिषद सब शामिल होते हैं। लेकिन इस पूरी टीम का, इस पूरी मशीनरी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो सिर्फ एक ही इंसान होता है और वो है गवर्नर। और बस यहीं से गवर्नर का रोल सुपर इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक नहीं बल्कि दो दो टोपियां पहनते हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही जटिल और पावरफुल बन जाती है। आइए देखते हैं कि ये दोहरी भूमिका है क्या। जरा इस बैलेंस को समझिए। एक तरफ गवर्नर राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नाम मात्र के मुखिया, लेकिन ठीक उसी वक्त वो केंद्र सरकार की आंखें और कान भी होते हैं। उनका काम ये सुनिश्चित करना भी है कि राज्य में सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है। और यही दोहरी जिम्मेदारी इस पद को इतना यूनिक और अक्सर विवादास्पद भी बना देती है। अच्छा, एक और मजेदार बात बताएं, क्या कभी ये सोचा है कि एक ही इंसान एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 1956 में संविधान में एक बदलाव किया गया था, जिसके बाद से ये मुमकिन हो गया है। तो सवाल ये है कि गवर्नर बनता कौन है? क्या कोई भी बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शक्तिशाली भूमिका के लिए संविधान ने कुछ खास क्वालिफिकेशंस और एक साफ सुथरी नियुक्ति प्रक्रिया तय की है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, संविधान ने 4 सीधी साधी शर्तें रखी हैं। पहली, आप भारत के नागरिक हों। दूसरे, आपकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, आप संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। और चौथी, आपके पास कोई और सरकारी नौकरी या लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और ये 35 साल की उम्र, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि इस पद के लिए एक मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस चाहिए। ये कोई एंट्री लेवल जॉब नहीं है ना? और इनकी नियुक्ति होती कैसे है? तो ये पूरा मामला सेंटर से चलता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक नाम की सिफारिश करते हैं और फिर राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्ति करते हैं। ये प्रक्रिया ही सेंटर और स्टेट्स के बीच के रिश्ते को दिखाती है। अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो झारखंड के पहले गवर्नर प्रभात कुमार को ले लीजिए। वो एक बहुत अनुभवी आईएएस ऑफिसर थे। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके नाम की सलाह दी और फिर राष्ट्रपति केआर नारायणन ने उन्हें नियुक्त किया। तो ये प्रक्रिया असल में ऐसे काम करती है। तो एक गवर्नर कितने समय तक अपनी कुर्सी पर रहता है? कागज पर तो गवर्नर का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन असली पावर वो सेंटर के हाथ में है। गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उन्हें हटा सकती है। मतलब कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है। अब जाहिर है इतने बड़े पद के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज और कुछ पर्क्स भी जुड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, उन्हें सैलरी कितनी मिलती है और वो रहते कहाँ हैं। तो देखिए, अपना ऑफिस संभालने से पहले हर गवर्नर को संविधान की रक्षा करने की शपथ लेनी होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है, जिसे आमतौर पर उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संचालित करते हैं। जैसे झारखंड में राज्यपाल प्रभात कुमार को जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता ने शपथ दिलाई थी। और सैलरी की बात करें तो हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से गवर्नर की मासिक सैलरी 1.5 लाख रुपए है। और ये पैसा सीधा स्टेट के खजाने से आता है। वैसे ये भी बता दें कि ये आंकड़ा वक्त के साथ बदलता रहता है। सैलरी के अलावा गवर्नर को एक आलीशान सरकारी घर भी मिलता है, जिसे हम सब राजभवन के नाम से जानते हैं। ये अक्सर बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ी-बड़ी इमारतें होती हैं, जैसा कि हम अगले उदाहरण में देखने वाले हैं। चलिए आपको एक मिसाल देते हैं। रांची का राजभवन सोचिए, 62 एकड़ में फैला हुआ, और इसे 1931 में बनाया गया था और तब इसकी लागत आई थी सिर्फ 7 लाख रुपए। वाह, ये इस पद से जुड़े रुतबे और इतिहास का एक शानदार नमूना है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं गवर्नर को मिले कुछ खास कानूनी अधिकारों और सुरक्षा की। ये वो चीजें हैं जो उन्हें बिना किसी डर के काम करने में मदद करती हैं,
लेकिन हाँ, इन पर अक्सर बहस भी होती है। इसे आप एक तरह का कानूनी कवच या शील्ड समझ सकते हैं जो गवर्नर को मिलता है। जब तक वो पद पर हैं, उनके ऑफिशियल कामों के लिए उन्हें किसी भी कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ता। और इससे भी बड़ी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये इम्यूनिटी एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें एक छोटा सा अपवाद है। अगर मामला उनके किसी पर्सनल काम से जुड़ा सिविल केस हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ये एक तरह से इम्यूनिटी और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। नमस्कार, आज हम राज्यपाल की शक्तियों की संवैधानिक गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, किसी भी राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मुख्यमंत्री। पर क्या ये जवाब पूरी तरह सही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम राज्यपाल की दोहरी भूमिका को समझेंगे, फिर उनकी शक्तियों के जो 5 स्तंभ हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सरकार चलाने यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मामलों में और फिर खजाने और न्याय के मामलों में उनके पास क्या-क्या अधिकार हैं। और हाँ, उनकी सबसे बड़ी और विवादास्पद शक्ति यानी विवेकाधिकार, उसको भी जानेंगे। और आखिर में हम संविधान में उनकी असली जगह क्या है, इस पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल की दोहरी भूमिका से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पद सिर्फ एक रस्मी पद नहीं है, इसके कई आयाम हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है राष्ट्रपति से तुलना करना। देखिए, जो कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास पूरे देश के लिए होती हैं, लगभग वैसी ही शक्तियां राज्यपाल के पास राज्य स्तर पर होती हैं। बस 2 चीजें अलग हैं, कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है, तो अब जरा इन शक्तियों के 5 स्तंभों में और गहराई से उतरते हैं। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर राज्यपाल का पूरा पद टिका है। तो ये 5 स्तंभ कौन से हैं? ये हैं कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार चलाने में राज्यपाल की भूमिका क्या है। इसमें हम उनकी कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव और विधायी यानी लेजिस्लेटिव दोनों शक्तियों को देखेंगे। सोचिए, राज्य सरकार का हर काम औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होता है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। यही नहीं, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के हाथों में होती है। और तो और वो राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं। अब अगर विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने और यहाँ तक कि उसे भंग करने का भी अधिकार है। हर चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर साल के पहले सत्र को संबोधित करना भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और अगर जरूरत पड़े तो वो विधानमंडल को कोई संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए अब अगले 2 स्तंभों की तरफ बढ़ते हैं, यानी राज्य के खजाने और न्याय व्यवस्था में राज्यपाल की क्या भूमिका है। देखिए, वित्तीय मामलों में राज्यपाल एक तरह से गेटकीपर की भूमिका निभाते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का बजट विधानसभा में रखा जाए। कोई भी मनी बिल उनकी सहमति के बिना पेश ही नहीं किया जा सकता। और तो और किसी भी ग्रांट की मांग भी उनकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, वो राज्य की आकस्मिक निधि से एडवांस दे सकते हैं और हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। अब आते हैं न्यायिक क्षेत्र पर। राज्यपाल किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, पर यह सिर्फ राज्य के कानूनों के तहत दिए गए दंड पर ही लागू होता है। यहाँ एक बहुत बड़ी सीमा है, वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जब हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति उनसे सलाह लेते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति भी करते हैं। और अब हम आते हैं उस शक्ति पर जो शायद राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण और हाँ, सबसे विवादास्पद शक्ति भी है, उनका विवेकाधिकार यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर। तो आखिर ये विवेकाधिकार है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये राज्यपाल की वो शक्ति है जिसमें वो मंत्री परिषद की सलाह के बिना अपने खुद के फैसले पर काम कर सकते हैं और ऐसे मामलों में उनका फैसला ही अंतिम माना जाता है।
इसका इस्तेमाल कब कब होता है? कुछ बहुत ही खास परिस्थितियों में, जैसे किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना हो, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी हो, या फिर जब चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिला हो और मुख्यमंत्री चुनना हो। ये कुछ ऐसे मौके हैं जहां राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल में ऐसा हुआ है। इसका एक बड़ा उदाहरण झारखंड में मिलता है। देखिए, 2009, 2010 और 2013 में अलग-अलग राज्यपालों ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। ये राज्यपाल की आपातकालीन और विवेकाधीन दोनों शक्तियों का एक सीधा-सीधा उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, झारखंड के पहले विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और सिर्फ 10 दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये दिखाता है कि ऐसी नाजुक स्थिति में राज्यपाल का एक फैसला कितना मायने रखता है। तो इतनी सारी शक्तियों को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि संविधान में राज्यपाल की असली हैसियत क्या है? क्या वो ही असली मुखिया हैं? आइए इस संतुलन को समझते हैं। हमारे संविधान के मुताबिक राज्य में संसदीय व्यवस्था है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिन्हें हम नॉमिनल हेड कहते हैं, जबकि असली कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। हाँ, अनुच्छेद 154 ये जरूर कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यही वजह है कि उन्हें औपचारिक प्रमुख का दर्जा मिलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी और अपने विवेकाधीन कामों को छोड़कर राज्यपाल को हर काम इसी सलाह पर करना होगा। और ये है सबसे जरूरी बात। अनुच्छेद 164 ये साफ कर देता है कि असली जवाबदेही कहाँ है। इसके मुताबिक मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति नहीं, बल्कि राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। और दोस्तों, यही संसदीय लोकतंत्र की नींव है। तो झारखंड की बागडोर असल में किसके हाथ में रही है? आज हम उन 12 चेहरों की कहानी जानेंगे जिन्होंने गवर्नर बनकर इस राज्य के इतिहास को एक नई दिशा दी। कुछ का कार्यकाल तो बस कुछ महीनों का था, तो वहीं कुछ ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो इतिहास बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। 12 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो झारखंड की पूरी पॉलिटिकल जर्नी की एक झलक है। सोचने वाली बात है ना कि इनमें से कौन था वो जो बस कुछ महीने ही टिक पाया, और कौन था जिसने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करके एक नया कीर्तिमान बना दिया। आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी झारखंड के पहले गवर्नर की। फिर हम उस दौर को भी देखेंगे जब राज्य में प्रेसिडेंस रूल लगा था। कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालेंगे, द्रौपदी मुर्मू के ऐतिहासिक कार्यकाल को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये पद नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक लॉन्च पैड बन गया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। झारखंड के गवर्नर्स का ये सफर जाहिर है राज्य के बनने के साथ ही शुरू हुआ था। और ये है प्रभात कुमार, झारखंड के सबसे पहले गवर्नर। वो एक सीनियर IAS ऑफिसर थे और सोचिए उनके कंधों पर एक बिल्कुल नए राज्य की नींव रखने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। यहीं से झारखंड के राज्यपालों की कहानी की पहली ईंट रखी गई। अब बात करते हैं राज्य के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जो पॉलिटिकली काफी टर्बुलेंट रहा, मतलब उथल-पुथल से भरा हुआ। ये वो दौर था जब राज्य में प्रेसिडेंस रूल लगा और चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर दिया गया था। पता है, झारखंड में 3 बार प्रेसिडेंस रूल लगा और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों बार सिर्फ 4 साल के अंदर हुए। 2009, फिर 2010 और फिर 2013। ये दौर साफ साफ दिखाता है कि राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा थी और 3 अलग-अलग गवर्नर्स को इस सिचुएशन से डील करना पड़ा। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे कि ये प्रेसिडेंस रूल आखिर होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये हमारे संविधान में एक प्रोविजन है। जब किसी राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां की सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर शासन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, जिसे गवर्नर के जरिए चलाया जाता है। चलिए अब कुछ मजेदार और अनोखे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं।
झारखंड के गवर्नर की कुर्सी ने कार्यकाल को लेकर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स देखे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे कार्यकाल से। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये रिकॉर्ड किसके नाम है और कार्यकाल कितना छोटा था? सिर्फ 5 महीने और 10 दिन। जी हाँ, ये रिकॉर्ड है विनोद चंद्र पांड्या यानी वीसी पांडे के नाम। उन्होंने 2002 में बहुत ही कम समय के लिए ये पद संभाला था और ये आज तक झारखंड के इतिहास का सबसे छोटा गवर्नर का कार्यकाल है। अब सबसे छोटे कार्यकाल से चलते हैं एक ऐसे कार्यकाल की तरफ जिसने सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना ली। जी, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की। जब उन्होंने गवर्नर का पद संभाला तो एक नहीं बल्कि 2 इतिहास रचे गए। वो ना सिर्फ झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी बल्कि इस पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी भी थीं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और उनका कार्यकाल सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं था बल्कि सबसे लंबा भी था। पूरे 6 साल 1 महीना और 18 दिन। जरा सोचिए, एक तरफ वीसी पांडे का 5 महीने का कार्यकाल और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का टर्म पूरा किया बल्कि उससे भी ज्यादा समय तक गवर्नर रहीं। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल वाकई एक लैंडमार्क था। वो राज्य की 9वीं गवर्नर थीं, 5 साल का पूरा कार्यकाल खत्म करने वाली पहली गवर्नर, और सबसे बड़ी बात, आगे चलकर देश की राष्ट्रपति बनने वाली भी पहली। मतलब उनका कार्यकाल स्टेबिलिटी और हिस्टोरिक अचीवमेंट्स दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। झारखंड का राजभवन अब सिर्फ एक स्टेट लेवल की पोस्ट नहीं रह गया है। ये तो नेशनल पॉलिटिक्स के शिखर तक पहुंचने का एक लॉन्च पैड, एक स्प्रिंग बोर्ड बन चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, झारखंड के 2 पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और सीपी राधाकृष्णन आज देश के सबसे ऊंचे पदों पर हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये साफ दिखाता है कि झारखंड का राजभवन नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कितना ज्यादा अहम हो गया है। सीपी राधाकृष्णन, जो राज्य के 11वें गवर्नर थे, वो झारखंड से उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले गवर्नर हैं। और अब इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 31 जुलाई 2024 को संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के 12वें गवर्नर के तौर पे शपथ ली है। तो प्रभात कुमार से लेकर संतोष कुमार गंगवार तक झारखंड के गवर्नर्स का ये सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स बनते हुए भी देखे और गवर्नर्स को नेशनल स्टेज पर चमकते हुए भी देखा।